तो भारत के भूगोल की विषय वस्तु हम सब अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और भारत के भूगोल को मैं आप सभी को बहुत कम समय में बहुत विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि अब तक अद्यतन जितनी भी सामग्री है भारत के भूगोल से जुड़ी हुई विषय वस्तु, जो कि आईएएस या स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, वो सारा कुछ इस पे कवर कर पाऊँ। आप लोग भी इत्मीनान से जितना कुछ मैं बताता जाऊँ उसको समझते भी जाना है, साथ साथ याद करते हुए भी जाना है, और साथ साथ यदि आप चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखोगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल पे लेकर के चलूंगा। मैपिंग का सहारा मैं साथ साथ लूंगा हर जगह पे, ताकि आपको मानचित्रण क्लियर होता जाए, चीज़ें आपकी स्पष्ट होती जाएं। और क्रमबद्धता के साथ हम भारत के पूरे मानचित्रण को उत्तर से दक्षिण, राजनीतिक और राजनीतिक के साथ साथ हम भारत का भौतिक विभाजन, इसके बाद सबको इन डेप्थ एक एक करके चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि भारत से जुड़ी हुई जितनी भी, चाहे भारत के उद्योग हो, भारत का एग्रीकल्चर हो, भारत की सिंचाई व्यवस्था हो, भारत में खनिज हो, हर एक विषय वस्तु को, भारत में ऊर्जा संसाधन हो, भारत में परिवहन हो, हर एक विषय वस्तु को यहाँ पर मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा इस कम से कम समय अवधि में। ठीक है, तो आप सभी को इत्मीनान से चीज़ों को सुनना है, देखना है। साथ में मैप एटलस के साथ बैठोगे तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं उनको लिखते जाना है। ब्लैंक मैप यदि रखोगे तो ब्लैंक मैप पे ड्रॉ करते जाना है। ये सब कार्य आप करोगे तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, आरंभ जैसा कि कभी भी हमें कोई भी चीज मानचित्रण में करना चाहिए, चाहे विश्व के भूगोल पे मैंने आपको करवाया था कि पहले राजनीति आपकी समझ में आनी चाहिए कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है उस किसी भी क्षेत्र का। जब तक हम ज्योग्राफी में राजनीतिक मानचित्रण नहीं समझ पाते तब तक हम उसका भौतिक विभाजन समझ तो जाएंगे, लेकिन फिर वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है वो सब, क्योंकि आप ज्यादातर समझते हैं राजनीतिक मानचित्रण को, वही आपके सबसे करीब रहता है। तो एक बार राजनीतिक मानचित्रण, फिर भौतिक मानचित्रण, और इसके बाद फिर हम एक एक करके सभी चीजों को इन डेप्थ समझते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीजें, फैक्ट आपके साथ लगातार क्रम से आएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अभी आपको पता है कि 2019 में भारत की स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में काफ़ी चेंज आया जब जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं भारत का राजनीतिक मानचित्रण करूंगा, और भारत के राजनीतिक मानचित्रण के अंतर्गत भारत को हम 5 भागों में विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। नॉर्थ इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, 6 भाग में विभाजित करना है। ठीक है, भारत को हम 6 भागों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे। 6 भागों में विभाजित करके एक एक विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 भागों में पहले भारत को विभाजित करूंगा ताकि आपको भारत का राजनीतिक मानचित्रण समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप राजनीतिक मानचित्रण को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। राजनीतिक मानचित्रण, ठीक है, तो भारत को हम 6 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, 6 भाग कौन कौन सा है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं? हर स्टेट की अपनी कुछ विशेषता भी हो सकती है। उससे पहले बहुत सिंपल सी चीज है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो भारत है, लैंड है कितना। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि हम 6 बड़े देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 रशिया है, फिर रशिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बाद फिर आपका उत्तरी अमेरिका नहीं, माफ करिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, फिर उसके बाद चीन है, चीन के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका भारत आता है। तो 7वें रैंक में भारत आता है, 7वां स्थान है। ये आप सब जानते हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है। यदि मैं क्षेत्रफल की बात कहूँ तो अभी एग्जैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आए ना कि कितना है, क्योंकि नंबर्स की बात है, नंबर्स आपके भूल जाते हैं बार बार। कितना है भारत का क्षेत्रफल, कोई बताएगा आप में से? सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है, 32, 87, 263, इतना आपको रट लेना है। 32, 87, 263, कई बार बता चुका हूँ क्लास में, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, 32, 87, 263। यदि हम विश्व के टोटल धरातल की बात करें तो टोटल धरातल का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। कितना है विश्व के कुल धरातल का? 2.4% भाग भारत के पास है, जिसमें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यदि हम भारत की दूरी की बात करें तो ये भी आपकी अलग अलग है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा है। क्षेत्रफल सबको याद हो गया,
3287-263, 32 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 3287-263। अब देखो 2021 की जब जनगणना आएगी तो जनगणना स्पष्ट होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ की आबादी भारत में रहती है। अब शायद जनसंख्या का जो नया डेटा आएगा लगभग 140 करोड़ के आसपास जो भी बनता है उसके आधार पे जो है नई जनगणना का डेटा आपका निकल के आएगा। अभी जनगणना के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से, और जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे है। ठीक है, टोटल विश्व के लैंड की बात करें तो 2.4% हिस्सा भारत भूमि पे आता है। ठीक है, अब यदि हम भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है भारत का, तो ये है आपका 3214। बहुत सिंपल है, 3214, ये आपको याद रखना है। कितना है उत्तर से दक्षिण, दूरी कितनी है आपकी उत्तर से दक्षिण है 321, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। 321 लिख देना है, 321 फिर लास्ट में 4 लगा देना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा है। और यदि मैं पूरब से पश्चिम की बात कर दूं कि पूरब से पश्चिम कितना है, ये भी बहुत आसान है। पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये टोटल आपका पड़ता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये दो आपको डेटा, 2-3 डेटा आपको याद रखना है। 3287-263 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखो। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक है, अब देखो भारत में दोनों चीजें हैं। हम एक प्रायद्वीपीय देश है, जहां प्रायद्वीप का मतलब है 3 तरफ से जल ने भारत को घेर रखा है। तो भारत की स्थलीय सीमा भी है, बहुत सारे देश हैं जो कि स्थल से लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगा हुआ, अफगानिस्तान लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो यदि हम टोटल भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है 15200। कितनी है? 15200 किलोमीटर। कितनी है? 15200 किलोमीटर। कितनी है? 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर, ये आपकी भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा है, सिंपल सा है, ये बेसिक है, कुछ इसमें सोचना नहीं है। यदि हम समुद्र की बात करें कि भारत की समुद्रीय सीमा कितनी है, तो समुद्री सीमा में देखो 2 चीजें हैं। एक तो मुख्य भूमि है आपकी, मुख्य भूमि के साथ साथ बहुत सारे द्वीप भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है आपका, लक्षद्वीप है आपका, ये सब आपके द्वीपीय देश हैं। तो यदि हम केवल मुख्य भूमि की बात करें कि मेन लैंड की टोटल कितनी दूरी है मेन लैंड की, तो ये तो आपकी 6100 किलोमीटर हो जाती है। 6100 किलोमीटर, बहुत सिंपल है। मेन लैंड की आपकी 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इसी में द्वीपों की भी जो है सीमा, तटीय सीमा को जोड़ देते हैं तो टोटल चला जाता है 7516। 7516 किलोमीटर। ये कुछ डेटा है, फैक्ट है, बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ, बेसिक आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। कितने फैक्ट हो गए? 4-5 फैक्ट हो गए। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कितना है, 3287-263, 3287-263। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214, पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है ना, पूरब से पश्चिम। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ऊपर जो स्थल से सीमा लग रही है वो आपकी 15200 किलोमीटर है, और इसके बाद जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, और यदि हम द्वीपों को भी साथ में जोड़ देते हैं तो 7516 किलोमीटर। कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा ये कुछ डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है मामला। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम भारत के राजनीतिक मानचित्रण को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का राजनीतिक मानचित्रण है कैसा। अभी देखो टोटल 28 राज्य है भारत के टोटल। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, संसद के ऊपर है, राज्यों को कई बार वो घटा भी देती है, बढ़ा भी देती है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अभी इनकी संख्या 8 हो गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दादरा नगर हवेली अलग हुआ करता था, अब दमन द्वीप के साथ उसे भी मर्ज कर दिया गया है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता की बात, जब आजाद हुआ था देश तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन कालांतर में जो है राज्यों का आधार जो है, माफ करिएगा, शुरुआत में वो जब आपका 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, और अभी भी आधार कुछ वही है ना। अब मिश्रित आधार है, भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन है और भी अन्य आधार भी बनाए गए हैं। आज़ादी के समय तो
ये आधार नहीं बनाया गया था। देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मुख्य आधार बनाया गया था, और आज भी ये आधार तो है ही है, ये मुख्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है ना। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बहुत सिंपल से डेटा है, ये आपके दिमाग में आपको रटे होने चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं तो ये लद्दाख है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है यहाँ का। और यदि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कह दें तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात है नहीं। अब चलो मैं 6 भागों में भारत का विभाजन कर रहा हूँ, 6 भागों में भारत को विभाजित कर रहा हूँ। 6 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर एक एक करके हम सभी को देखने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो बीच में आप देखिए, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये 2 स्टेट हैं आपके। ये है आपका मध्य भारत, सेंट्रल भारत का मध्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं मध्य भारत। 2 स्टेट हम इनको अलग कर देते हैं, मध्य निकाल देंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको भारत का ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। राजस्थान को कई बार नॉर्थ इंडिया में भी जोड़ लेते हैं, कई बार ये वेस्ट इंडिया का भी हिस्सा होता है। लेकिन ये 3 स्टेट आपके जो हैं, 3 स्टेट ये वाले हिस्से, इसमें गोवा भी जोड़ लो पश्चिम में, एक मिनट, गोवा भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 4 स्टेट कह सकते हैं। ये आपके पश्चिमी भारत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला हिस्सा नॉर्थ इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब मिला दें तो ये आपका उत्तर भारत है, उत्तरी भारत। ये आपका पश्चिमी भारत हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। इसके बाद ये वाला जितना भी हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा यहां से सिक्किम से ले लेते हैं, ये आपका है उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं इसको। इसमें टोटल 8 राज्य हैं, 8 राज्य। यहाँ पे है टोटल आपके 4 राज्य, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है राज्यों की बात करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उत्तर भारत में। इसके बाद आपका पड़ता है सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आपका तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत में। बाकी लक्षद्वीप और अंडमान भी देखें तो ये भी साउथ इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 राज्य हैं, बाकी यहाँ पे आपका ये दमन द्वीप आपका एक पूरा 1 केंद्र शासित प्रदेश ये पूरा पड़ जाता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ भी तो है, चंडीगढ़ आपका पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, तो 3 केंद्र शासित, 3 नहीं 4, दिल्ली भी है हमारा, 4 माफ करेगा। नॉर्थ इंडिया में 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 4 कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली और आपका चंडीगढ़, है ना। यहाँ पे हम पश्चिमी भारत में देखते हैं तो पश्चिमी भारत में 4 राज्य हैं और 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, आपका महाराष्ट्र और गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश आपका पड़ता है, इसका नाम है दमन द्वीप एंड सिल्वर, दादरा नगर हवेली, ये पूरा एक ही नाम हो गया। और दक्षिण भारत की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं आपके ये, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इस हिसाब से आपका 1 इधर हो गया, 2 हो गया, 3 4 3 7, और एक कौन सा गया, नहीं इधर आपके 3 हो गए, माफ करिएगा, 3, हाँ हो गए, 8 हो गया आपके टोटल। इधर पुदुचेरी भी पड़ता है आपका, पुदुचेरी 3 हो गए, अंडमान, पुदुचेरी और आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो 4 3 7 1 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए।
अब आपका इजीली बचा एक पूर्वी, ये आपका पश्चिमी भारत हो गया। अब आपका पूर्वी भारत यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इतने आपका ये पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत। आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 6 भाग हो गए भारत के। सिंपल सा है, कोई इसमें सब जानते हो आप लोग तो पढ़े हुए। इसी को मैं थोड़ा सा मानचित्रण में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, जो अभी हमारी बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की, यहीं से ये अभी पूरा, थोड़ा सा पुराना मैं कहीं अद्यतन कर देते हैं यहाँ से। ये आपका लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख वाला क्षेत्र। यहाँ तक ये वाला ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है। तो लद्दाख आपका बना है 31 अक्टूबर 2019 माफ करेगा, 31 अक्टूबर आपका 2019 को ये आपका बना है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही इन दोनों को बनाया गया। दोनों 31 अक्टूबर को बने आपके, ठीक है। सबसे लेटेस्ट देखा जाए तो ये दोनों ही हैं आपके, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी रखी गई है, अभी परसीमन चल रहा है। जैसे ही हो जाता है फिर यहाँ पे चुनाव का भी टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, पंजाब है आपका। पंजाब और हरियाणा पहले एक ही हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1966 को इनका विभाजन कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 में इनका विभाजन हो गया। कारण क्या था विभाजन का? भाषा का आधार, पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी। तो पंजाब और हरियाणा ये अलग अलग बन गए, पहले एक हुआ करते थे, ठीक है। इनकी एक साझी राजधानी बना दी गई चंडीगढ़, यहाँ पे है चंडीगढ़ आपका, ठीक है। हाँ सब एक ही है, सब कुछ सब चंडीगढ़ पे ही है आपका। हाई कोर्ट हो गया या फिर राजधानी हो गया, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है आपका। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश आपका एक राज्य के तौर पे आया था। इसके बाद आपको पता है पहले उत्तराखंड अलग ही नहीं थे दोनों। उत्तराखंड आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम, पहले संयुक्त राष्ट्र होता था, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पे भी इसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 3 बड़े ये क्रम से आपके वो पड़ते हैं। तो ये आपका नॉर्थ इंडिया हो गया। बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा, ये मैंने अलग अलग इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ कि कब कौन सा बना, कब किसका जो है जन्म हुआ, ठीक है, ताकि आप इनके जन्म स्थान से भी। 26 जनवरी को ये हालत है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, ये है मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया है आपका, नॉर्थ इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश भी जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था उसी समय बना था, 1 नवंबर 1956, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका बना था। फिर इससे जो है क्या अलग हो गया? छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हो करके अलग हो गया। 2 स्टेट आपके सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल भारत, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें आपके टोटल राजस्थान, गुजरात का गांधीनगर है। सबकी राजधानी वगैरह तो याद है ना, इसका तो ऐसा बुरा हाल तो नहीं है ना। महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा है, पणजी। तो राजस्थान का गठन भी भाषा के आधार पे उसी समय पे कर दिया गया था। 1 नवंबर 1950 को राजस्थान में बन गया था। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के बारे में पहले सौराष्ट्र हुआ करता था। मुंबई और गुजरात एक ही होते थे, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही होते थे, लेकिन बाद में इनको विभाजित कर दिया गया। 1 मई 1960 को जो है विभाजित होकर के गुजरात बना दिया गया गुजराती भाषी लोगों के लिए, ठीक है। 1 मई को ये मराठी भाषी को लोगों को लेकर के ये आपका महाराष्ट्र बना दिया गया। तो अलग अलग जो है इनका जन्म है दोनों का, ठीक है।
और ये आपका जो बना है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, पहले एक ही हो गया है पूरा का पूरा, पहले अलग अलग होता था। तो ये हुआ है 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। ये 26 जनवरी 2020 को घोषित किया गया था कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब एक ही है। सिंपल सा है मामला। और ये जो गोवा वाला हिस्सा था, गोवा दमन, यहाँ पुर्तगाली आके बैठ गए थे, पुर्तगाली कह रहे थे हम न जाएंगे। तो 1961 में भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई और वो जो है गोवा को भी ले लिया। आप सोच नहीं सकते कि मतलब ये बहुत बोल्ड डिसीजन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत सरकार ने गोवा जैसे क्षेत्र में पुर्तगाल सरकार के द्वारा इस पूरे क्षेत्र पे कैप्चर किया गया था और वहाँ पे इस क्षेत्र को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। तो ये गोवा जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे था, लेकिन सरकार के द्वारा 30 मई 1987 को ये आपका भारत का राज्य बना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61 में भारत संघ का हिस्सा बना है, फिर केंद्र शासित प्रदेश ही बना के रखा गया, राज्य बना 30 मई 1987 को, ठीक है। और आपको शायद पता है 25वां राज्य था भारत का, ठीक है। 25वें राज्य के तौर पे इसको आप देखते थे, 25 स्टेट, 25वां राज्य, ठीक है। तो ये आपका हो गया पश्चिमी भारत, जो मैंने आपको बताया। ये आपका है कौन सा भारत? पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत में आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, 4 प्रांत आपके आते हैं। तो बिहार के बारे में आपको पता है कि बिहार तो आपका जब आज़ादी के टाइम पे वही टाइम पीरियड पे बन गया था, 26 जनवरी 1950 को ही आपका बन गया था, 1950 में ही बन गया था। लेकिन इससे झारखंड अलग हुआ है आपका ये 15 नवंबर सन 2000 को, भारत का 15 नवंबर सन 2000, ये भारत का 28वां राज्य है, 28वां राज्य झारखंड ही है, बिहार से अलग किया गया। तो 15 नवंबर सन 2000 को ये बना दिया गया। और पश्चिम बंगाल के बारे में भी पता है कि उसी टाइम पीरियड पे जब आपका बंगला भाषी लोगों के लिए 1 नवंबर 1956 को ये आपका पश्चिम बंगाल भी बन गया था। राजधानी कोलकाता है, बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उड़ीसा भी आपका 26 जनवरी 1950 पे ये भी आपका बन गया। उड़िया भाषी के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा माजरा है। तो ये आपका हो गया भारत का ईस्टर्न जोन मैप। सदर्न जोन पे आते हैं, थोड़ा सा साउथ इंडिया को भी थोड़ा सा रफली आपको दिमाग में आ जाएगा, यदि बता दूंगा, नहीं तो फिर कहाँ पढ़ते हो आप लोग ये सब चीजें, ठीक है। ये आपका साउथ इंडिया है। अभी तेलंगाना के बारे में पता है, तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को अलग हुआ था, 2 जून पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था, फिर ये पृथक हो गया, 2 जून 2014 को बना। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया, फर्स्ट स्टेट, और इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। तो 1 अक्टूबर 1953 को ये बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ठीक है, भाषा के आधार पे। पुदुचेरी पहले फ्रांसीसी कॉलोनी होती थी, यहाँ पे फ्रांस का अधिग्रहण होता था इस पूरे क्षेत्र में। तो भारत सरकार के द्वारा एक समझौते के तहत फ्रांस के द्वारा ये भारत को सुपुर्द कर दिया गया, ठीक है, 1 नवंबर 1954 को, ठीक है। पुदुचेरी आपका 1 नवंबर। इसमें पुदुचेरी भारत का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। 4 जिले हैं पुदुचेरी के, टोटल 4 जिले हैं। 4 जिले में एक तो यनम है आपका, दूसरा आपका यनम के बाद यहाँ पर है आपका ये पुदुचेरी, 2 ये हो गए। एक आपका पड़ता है यहाँ पे कराईकल और दूसरा है माहे, ठीक है, कराईकल और माहे 2 जिले और हैं आपके, ठीक है। तो ये यहीं पर है, माहे आपका केरल वाले क्षेत्र पर है और यनम और कराईकल आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, मुझे लगता है ना। तो 4 जिले हैं टोटल आपके, 4 जिले हैं, वो माफ करेगा, 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। 2 आपके आंध्र प्रदेश में यनम और कराईकल, एक आपका तमिलनाडु पे है, माहे आपका केरला पे, ठीक है। अरब सागर पे भी फैला हुआ है, बंगाल की खाड़ी में भी फैला हुआ है, ये भी रफली आपको याद रखना है। तो 1 नवंबर 1954 को ये पूरा पुदुचेरी आपका भारत संघ का हिस्सा हो गया था। तमिलनाडु तमिल भाषी लोग हैं, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को ये पूरा क्षेत्र पहले ही बन गया था, 1950 तमिलनाडु। केरला की बात करें तो केरला आपका 1 नवंबर 1956 में मलयालम भाषी लोगों के लिए बना दिया गया था, अलग कर दिया गया था 1956 से।
ठीक है। पहले तेलुगु भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोग, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषी लोग हैं। 1 नवंबर 1956 को ये भी बने। सब ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, जितने भी 1956 वाले हैं ना, 7वां संविधान संशोधन के तहत ये बनाए गए। तो ये लगभग इनका एक थोड़ा सा रफली एक विवरण है जो आपके पास होना चाहिए, आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा हो गया? नदर्न इंडिया हो गया, वेस्टर्न हो गया, सेंटर हो गया और ईस्टर्न हो गया। अब आपका बचा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश स्टेट जो आपके थे ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहले सिक्किम, देखो सिक्किम भारत संघ का हिस्सा नहीं था आजादी के समय पे, ठीक है। यहाँ पे चोग्याल वंश का शासक बैठता था। तो सिक्किम जो है भारत संघ का पहले संयुक्त राज्य बनाया गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, सह राज्य। पहली बार सह राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया। भारत का एकमात्र स्टेट है जिसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपका 1975 में भारत संघ का हिस्सा बना था सिक्किम, 1975 में, ठीक है। सिक्किम आपका भारत संघ का हिस्सा बना 16 मई को। चीन काफी टाइम तक विरोध करता रहा इस विषय का, लेकिन चीन के विरोध से क्या फर्क पड़ता है, वहां की जनता के द्वारा प्रॉपर रेफरेंडम किया गया था और उसने जो है भारत संघ में मिलने का निर्णय लिया था, तब भारत संघ में इसको मिलाया गया था सिक्किम। तो ये भारत संघ का हिस्सा बना 1975 को, ठीक है। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे एक मोनार्की शासक था, वहाँ पे एक तानाशाही शासक के तौर पे था, चोग्याल वंश के राजा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और ये जितने भी देश है ना, ये सब बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र को अलग से पुनर्गठित किया गया, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंसी का बहुत बड़ा मुद्दा था। चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम भी हो, आज भी ये पूरा क्षेत्र जो है इंसर्जेंसी की समस्या से जूझता है। तो सबसे पहले नागालैंड इस क्षेत्र में बनाया गया। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को, है ना। यहाँ पे एक बड़ा लंबा NSCN का पूरा नेटवर्क है और वो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ नागा विप्लववादी गतिविधियों में, अब लेकिन ग्रेटर नागालैंड की डिमांड उनकी लगातार चल रही है। इससे पहले वो भारत संघ से अलग होने को लेकर के नागा विप्लववाद की समस्या से ये पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। तो अभी यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो एक तो आपका पहले नागालैंड हुआ, इसके बाद देखो ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों जो है आपके 1987 में बनाए गए थे, पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। मिजोरम जो है आपका ये 20 फरवरी में बना है, आपका 20 फरवरी को दोनों बने हैं, मिजोरम और आपका ये, तो ये भी आप ध्यान रखिए, 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश भी आपका 20 फरवरी 1987 पूर्ण राज्य का दर्जा इसको भी मिला है, मिजोरम को और अरुणाचल को। और पूर्वोत्तर गठन को लेकर के एक पूरा बिल पारित किया गया था 1972 में। तो 1972 में एक तो मणिपुर था आपका 21 जनवरी 1972 को, इसको पहले ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया। इसके बाद आपका मेघालय भी 21 जनवरी 1972 को ही पूर्ण राज्य का दर्जा इसे भी दिया गया 1972। तो अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और आपका मेघालय हो गया। बचा असम। तो असम जो आपका है ये शुरू से ही जब देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही ये पूरा का पूरा अपना उसी टाइम पीरियड पे असम जो है एक राज्य के तौर पे यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया 1950, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, सिक्किम आपका 75 में, अरुणाचल और ये जो मिजोरम है आपके 87 में, मेघालय और मणिपुर को 72 में और नागालैंड को 63 में ये दर्जे प्रदान किए गए, ठीक है। बाकी राजधानी सबकी जानते हो ना, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम के आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय की शिलोंग और आपका ये असम की दिसपुर और सिक्किम के गंगटोक, ये आपकी प्रॉपर एक, ठीक है, बेसिक सी बातें थी। तो ये तो भारत का राजनीतिक एक मानचित्रण है कि भारत को हमने 6 भागों में विभाजित करके एक एक करके देख लिया, ठीक है। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब चलो थोड़ा सा भारत की अवस्थिति और विस्तार की बात करते हैं। ये देखो अक्षांश और देशांतर, यहाँ पे तो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर आप सबको ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं, ठीक है।
और इनके बारे में एक डिटेल से क्लास आपकी वो मैंने अलग से ले रखी है अक्षांश देशांतर की, उसमें आप देख लेना। मैं यहाँ पे अभी समझाने जाऊँगा तो फिर अलग हो जाएगा। बस इतना रफली चीज़ें समझ लो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बस कुछ समझा देता हूँ ताकि आपको भारत के बारे में पता चल सके। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये आपकी 0 डिग्री मानक समय रेखा है। ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा भी इसको कहते हैं। तो ये ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है इसको, ये लंदन से होके जाती है ग्रीनविच रेखा। और ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को जो है 2 भागों में विभाजित करते हैं। यदि मैं पहली आकृति की बात करूं, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो भारत को देखा जाए तो भारत इस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है भारत, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। और दूसरी आकृति है ग्रीनविच रेखा की या मानक मध्याह्न रेखा की 0 डिग्री। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की यदि आप अवस्थिति की बात करेंगे तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि भारत आपका पूरब में अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है, इसमें यहाँ पे अवस्थित है। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। ठीक है, रफली बात यह है। अब यहाँ पे चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है यानी 0 डिग्री के उत्तर नॉर्थ में, अक्षांश नॉर्थ है और इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिसे विषुवत रेखा आपकी अक्षांश रेखा है। और इसी के समांतर जो कोणीय दूरी है 1 डिग्री अक्षांश, नॉर्थ साउथ दोनों में अलग अलग है। 90 डिग्री ध्रुव तक आपका ये पूरा का पूरा अक्षांश रेखा है, नदन और सदन दोनों अलग अलग है। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत की अवस्थिति जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ पर है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, माफ करिएगा 367, 37 डिग्री वो माफ करिएगा 36 लिखा है, 37 डिग्री 6 मिनट 376, 37 डिग्री 6 मिनट ये। तो भारत की यदि हम अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें कि भारत अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक, 84 से लेकर के 376, 84 से लेकर 376। और यदि देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत की अवस्थिति है 68 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये आपका भारत का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है 84 से लेकर 376, ये आपका कितना है 687 से लेकर के या 68 7 से लेकर 97 25। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, आपको रफली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनका अलग अलग है। ऊपर जो है सबसे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आपका है भारत का वो यहाँ पे पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ये तो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, कन्या केप केमोरिन बोलते हैं इसको। सबसे दक्षिण में आप जाओगे तो लास्ट पॉइंट आपका यहीं पर कन्याकुमारी है। और यहाँ पे आपका अंडमान सी पे ये है आपका इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में रहता है, गांव है किबुथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी आपका गुजरात में पड़ता है, इसका नाम है गौरमोता, गौरमोता। तो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी है सबसे लास्ट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। मेनलैंड पे जाएंगे तो मेनलैंड पे ग्रेट निकोबार पे पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप है, भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को सिंगापुर की तर्ज पे उसको डेवलप करने के प्रयास में अभी लगी हुई है। ग्रेट निकोबार, यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार है आपको ध्यान रखना है, ग्रेट निकोबार के बाद जो है इंडोनेशिया प्रारंभ हो जाता है, सुमात्रा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया का। तो ग्रेट चैनल है आपका अंडमान, और अंडमान में, अंडमान तो ऊपर के द्वीपों को अंडमान कहते हैं। ठीक है, इनमें भी आपका ग्रेट अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान
है ना, सदर्न अंडमान ऐसे करके द्वीप है इसमें, और दक्षिण वाले जो द्वीप है इनको हम क्या बोलते हैं, निकोबार। अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप है, अंडमान द्वीप अलग है और निकोबार द्वीप अलग है। निकोबार द्वीप अलग है, इन्हीं को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे दक्षिण निकोबार में भी अलग अलग है, कार निकोबार अलग है, मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको, निकोबार अलग है। तो ग्रेट निकोबार जो आपका उसी में अवस्थित है आपका इंदिरा पॉइंट, और ग्रेट निकोबार और जावा के बीच में, इसके बाद इंडोनेशिया, वहीं पे ग्रेट पास, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रेट पास, ग्रेट चैनल जो है आपका निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सिंपल सा है, ये आपको पता होना चाहिए रफली। अभी हाँ, वो हिस्सा सुनामी जब हुआ था तो उस कारण से वो हिस्सा आपका डूबा हुआ है, समुद्र में अंदर है, लेकिन भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो वही है ना। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ अमित जी, पता नहीं है ना, हवा नहीं दे रहा है, ऐसा है ना। एक्चुअली ये क्या है ना, उसकी ब्रीदिंग, जिससे ब्रीद लेता है, जो उसके लंग्स हैं वो भर चुके हैं धूल मिट्टी कंकड़ से, इसलिए हर साल उसकी सर्विस करवानी पड़ती, उसके लंग्स साफ करने पड़ते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। जब वो सांस लेगा, यहाँ से पूरी गंदगी को खींचेगा, तभी तो आपको देगा अच्छा, अभी उसकी सेवा बची है, वो मैं आज करवा दूँगा। ठीक है, चलो, ये कुछ समझ में आ रहा है कि बस फैक्ट निकल रहा है ऊपर से। ठीक है, 8 ये सब, ये आपको आता भी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे पूर्वी आपका किबुतु है, सबसे पश्चिमी गौरमोता है, सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी है। अंडमान में चले जाएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है, और उधर चले जाएंगे तो इंदिरा कॉल है। सिंपल सा है मामला। एक 82.5 डिग्री मानक पूर्वी देशांतर भारत से होकर के जाती है, जो भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, जो आपकी घड़ी में टाइम बज रहा है। जब इसमें जब 12:30 बजते हैं तो आपकी घड़ी में वो 12:30 बजे दिखाई देते हैं, जबकि कई बार होता है कि आप 90 डिग्री देशांतर पे खड़े हैं, है ना। मान लो आप इधर खड़े हैं तो 90 डिग्री में खड़े हैं, इधर खड़े हैं तो आप अभी जैसे दिल्ली में आप लोग, तो दिल्ली में देशांतर देखा जाए तो वही आपका मान लीजिए 77-78 देशांतर पे आप खड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली टाइम जो भारत का है, अलग अलग देशांतर का अलग अलग टाइम तो हम बता नहीं सकते। देशांतर रेखाएं तिथि और समय को निर्धारित करती हैं, तो अलग अलग बता नहीं सकते, तो देशों के द्वारा अपना एक मानक समय रेखा बना लिया जाता है। उसी में जो समय बचता है, उसी पे जब सूर्य, इस रेखा में सूर्य जब दोपहर में ऊपर चमकता है तो 12 बजते हैं, है ना, और हर जगह 12 मान लिया जाता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। यहाँ पे जो इससे इधर देखें तो 1 घंटा टाइम, यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। सूर्य यहाँ पहले आता है, सूर्य पूरब में उगता है ना, ये तो पूरब है ना, सूर्य पहले पूरब वाले हिस्से में पहले आता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है। 5 बजे सूरज यहाँ आ जाता है तो 7 बजे यहाँ आता है, यहाँ पे 2 घंटे लेट। यहाँ के लोग जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ के लोग देर में उठते हैं, लेकिन ये जल्दी सो भी जाते हैं क्योंकि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो ये लेट में सोते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूर्य पहले अस्त हो जाता है समय के हिसाब से, लेकिन इनकी घड़ी में भी वही 7 ही बज रहा। इनको क्या पता, इनके बस सूरज जल्दी आ जाता है, पर घड़ी सेम है, घड़ी में कोई अंतर नहीं है। इनकी घड़ी में भी 7 बज रहा होता है, इनकी घड़ी में भी 7 बज रहा होता है। तो ये लोग लगातार कह रहे भाई हमारी घड़ी तो बदल दो। तो ये एक डिमांड कर रहे हैं एक लंबे टाइम पीरियड से, चाय बागान टाइम जोन को लेकर के, कि हमारा पहले अंग्रेजों के टाइम पे 2 टाइम जोन थे, चाय बागान टाइम जोन था, भारत सरकार ने उसको 1 टाइम जोन बदल दिया है। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी रेलवे के टाइम से लेकर के। भारत को पूरा ऐसा नहीं, विश्व के अन्य देशों के पास केवल 1 ही टाइम जोन है। विश्व में जैसे रूस इतना बड़ा फैला हुआ है तो उसके 8-9 टाइम जोन है, चीन ने भी कई टाइम जोन बना रखे हैं, अमेरिका ने भी कई टाइम जोन बना रखे हैं, लेकिन भारत ने अभी 1 ही टाइम जोन बनाया है। ठीक है, 1 ही टाइम। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, ऑफिस का टाइम जैसे वर्किंग आवर्स है, तो वर्किंग आवर्स जो है मान लीजिए यहाँ पे टाइम अलग होगा। अब मान लो 9 से लेकर के 9 बजे से लेकर के मान लीजिए वर्किंग आवर्स होता है आपका 6 बजे तक, ये टाइम पीरियड रहता है। तो यहाँ सूरज जल्दी अस्त हो जाता है, यहाँ सूरज लेट में अस्त होता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा टाइम को लेके एक डिफरेंसेस हैं। अब वर्किंग आवर्स सब जगह सेम है, रेलवे के टाइम सब जगह सेम है, वो चीज़ें चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, फिर आप कैसे समझोगे।
तो इसलिए कई बार ये डिमांड करते हैं एनर्जी कंज्यूमर्स और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं होने के बावजूद भी अलग ऊर्जा और अलग टाइमिंग के, ये टाइमिंग जो डिफरेंस नहीं है इस कारण से दिक्कत हो रही है, वो अलग मुद्दा है, उस पर अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। पर एक डिमांड है चाय बागान टाइम जोन को लेकर लंबे समय से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या बता रहा था, मैं तो आपको मानक समय रेखा बता रहा था, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 5 राज्यों से होके जाती है ये। कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्य। नाम याद करो 5 राज्य। सबसे पहला हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद के समीप एक नैनी जगह है, नैनी में ही ग्रीनविच माध्य समय 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच माध्य रेखा से 5.5 घंटे आगे। जब कभी भी आप घड़ी अपनी मिलाते हैं तो उसमें टाइम जोन सेलेक्ट करने को आता है, उसमें टाइम जोन आप 5.5 घंटा प्लस को चुनते हैं। 5.5 घंटा प्लस को चुनेंगे तभी आपकी घड़ी सही टाइम दिखाएगी, भारत के अनुसार दिखाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी लंदन से होकर के जाती है, ये ग्रीनविच माध्य, इससे 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और 5 ये कहाँ से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नैनी से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 जगह से होकर गुजरती है। 5 जगह, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रख लेना है। भारत मानक समय 5 जगहों से होकर के ये गुजरती है, भारत मानक समय रेखा। अब आपको पता है कि ये तो मान लो 82 डिग्री है, ये तो जाती है। एक 23.5 डिग्री भी भारत से गुजरती है। क्या गुजरती है? भारत से 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा भी भारत से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों। 8 राज्यों के नाम याद करो। सबसे पहले आपका गुजरात, सबसे पहले गुजरात से होकर जाती है। गुजरात के बाद राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा, जो डूंगरपुर का हिस्सा है ना, सबसे दक्षिण में थोड़ा सा, लगभग बहुत कम एरिया, 42 किलोमीटर के आसपास है। तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर जाती है। तो पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। ये 8 राज्य ध्यान रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची, रांची से तो ऐसे नहीं जाती है, रांची के पास एक जगह और मांझी, और मांझी से होकर जाती है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा हो, मैंने कर्क रेखा में खड़े होकर के टॉपिक पढ़ाया है पूरा का पूरा। तो और मांझी से जो है आपकी कर्क रेखा होकर के जाती है। बाकी बहुत सारे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के नजदीक है ना। विदिशा हो गया मध्य प्रदेश में, वो भी कर्क रेखा के काफी नजदीक है। अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, सब कर्क रेखा के नजदीक, ठीक है। तो 8 राज्यों के नाम आप याद कर लो। कौन कौन से राज्य हो गए आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर से होके जाती है क्या? नहीं जाती, ध्यान रखना है। ये 8 राज्य आपके हो गए, ठीक है। पश्चिम बंगाल को जरूर याद रखना है। उड़ीसा से होके जाती है क्या कर्क रेखा? नहीं जाती, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये आपको याद रखना है। देखो 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनसे ना तो कोई समुद्री सीमा लगती और ना तो किसी राज्य की सीमा, मतलब ना तो कोई देश की सीमा लगती है इंटरनेशनल। इनको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट, स्थल रुद्धदार राज्य। तो 5 राज्य हैं ऐसे। देखो 5 राज्यों को मैं यहाँ पे चिन्हित करने वाला हूँ, कौन कौन से हैं जो 5 राज्य आपके। पहले तो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भू आवेष्टित है कि नहीं है? पूरी तरीके से। दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा तेलंगाना है, और बताइए 2 कौन से हैं? झारखंड हो गया और हरियाणा। 1 2 3 4 5। असम नहीं है बेटा, ये भूटान से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अभी असम गुस्सा हो गया तो कोई भी समुद्री सीमा प्लस कोई भी देश की सीमा यदि नहीं है, समुद्री सीमा प्लस देश की सीमा नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्थल रुद्ध, लैंड लॉक्ड, जिसको भूमि ने चारों तरफ से क्या कर रखा है? आवेष्टित कर रखा है। लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा, ठीक है।
दिल्ली वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं ना, वो राज्य की बात कर रहे हैं। जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो दिल्ली आपका है यहाँ पे, और यहाँ पे चंडीगढ़, ये दोनों आपके ये भी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और 2-3-4 चीजों के लिए बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रादेशिक सीमा के बारे में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सीमा, यहाँ पे मैं एक मानचित्रण खोलूंगा। मैं आज आपको अपना मानचित्रण जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में कई वर्षों पहले किया था और आज भी मेरे पास वो मानचित्रण उसी रूप में रहता है। जब भी कभी मुझे दोबारा पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ। वो बना है, उसको देखता रहता हूँ। आज देखो आपको थोड़ा सा एक टॉपिक उसी से पढ़ा देता हूँ। ये सन 2015 में किया था मैंने, और आज भी वो कट एंड ड्रॉ मेरे पास है। और आज भी मैं अपने नोट्स, मतलब कई बार होता है, ये देखिए पूरा इसमें मैंने बनाया हुआ बहुत सारी चीज़ें, आप देखेंगे। मुझे ये पढ़ा, इससे यही पढ़ा, मेरे कट एंड ड्रॉ हैं, और मैंने आज तक कभी नहीं किसी को पढ़ाए, सबको है। पर ये आप चाहो कि मैं अपने नोट्स दे दूँ, मेरे बचपन के नोट्स भी मेरे पास मिल जाएंगे आपको। इस तरीके का मैं संभाल के रखने वाला पर्सन हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अपनी मेहनत होती है, और कभी भी अपनी मेहनत को ऐसे भी ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग, पहले क्या होता था, अभी भी होता है, कि जैसे ही कक्षा 5 ख़त्म हुई तो छठवीं क्लास में अपनी किताबें, मेरा मानना है कि यार वो किताबों से हम पढ़ करके, मतलब उनसे हमने पढ़ा है, उनमें एक नोट्स बनाए, वो चीज़ें रखे हैं। मेरे पास आप आओगे तो 5वीं किताब भी मिल जाएगी, 4थी किताब भी मिल जाएगी, 3री किताब भी मेरी मिल जाएंगी, CW SW वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता था वो भी मिल जाएंगे। 6वीं की यदि मैं कोई जो भी नोट्स सुनाता था वो भी आपके मैंने इकट्ठे करके रखे हुए। घर वाले मेरे कहते हैं कि दे दो, इमोशनल जुड़ाव है, नहीं देना है किसी को, तो वो चीज़ें हैं। कपड़ों के साथ भी यही है। कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं जो, मतलब पहले क्या था कि 2 ही 3 जोड़ी हुआ करते थे, वो अब फट भी गए, पर वो मैंने रखे हुए कि वो संघर्ष में मेरे साथ थे, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कैसे दे दूँ किसी को, ऐसे कैसे फेंक दूँ उनको कि ये पुराने हो गए। जो संघर्ष में अपने साथ चीज़ें हों उनको हम कैसे ऐसे दे दें। नई चीज़ें आ जाने से हम पुराने का साथ क्यों छोड़ दें। जो हमारे साथ स्ट्रगल में था, संघर्ष में था, वो आज भी होना चाहिए। जिसने हमारा निर्माण किया वो चीज़ हमारे साथ जुड़ी होनी चाहिए। कभी भी आपको अपनी ज़मीनी धरातल को नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं चीज़ों को बहुत संभाल के संजो के रखता हूँ। अब तो मैंने डिजिटलाइजेशन कर लिया, लगभग सारा कुछ। ये मेरा जो आईपैड रहता है ना, इसमें सब कुछ डिजिटल फॉर्म पे भी चीज़ें मिल जाती है। देखो, एक समझौता हुआ था 1982 में। भारत की समुद्री सीमा के साथ साथ विश्व की समुद्री सीमाओं का निर्धारण कुछ इसी तरीके से होता है। मतलब विश्व की जो सीमाएं हैं कुछ इसी तरीके से होती हैं। तो समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर एक कानून बनाया गया जिसको अनक्लोज कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी पे। ये पूरा का पूरा बनाया गया 1982 पे, भारत की समुद्री सीमा। तो ये देखिए, कोई भी देश होता है उसकी तट रेखा क्या होती है, कटी फटी होती है। कैसी होती है, कटी फटी होती है ये तट रेखा। तो इसको पहले मिला दिया जाता है। मिला देने वाली रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा। तो आधार रेखा के अंदर जो वाटर आ जाता है इसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल। इसके बाद आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक, 12 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को बोलते हैं, भारत की या वो कोई भी देश है उसकी प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 12 समुद्री को प्रादेशिक जल सीमा, आधार रेखा से जोड़ करके। ठीक है, आधार रेखा क्या करती है, तट को बराबर करती है, बराबर मिलाती है। फिर उससे 12 ये वाला जो क्षेत्र है ये आपकी हो रही है 12 समुद्री मील, इसको प्रादेशिक सीमा कहते हैं। फिर इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, 24 समुद्री, 1 नॉटिकल मील पे 1.8, 1 नॉटिकल मील पे 1.8 मील होता है। ठीक है, तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के टाइम की अवधि को इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, प्रादेशिक सीमा के आगे नहीं, आधार रेखा से आपको चलता है, प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। और प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील समुद्री मील के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इनमें विशेष राइट होते हैं, है ना, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रादेशिक सीमा में
किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? संपूर्ण, टोटल राइट होता है उसको, ठीक है। और जो आपका संलग्न क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील तक होता है, साफ सफाई का अधिकार होता है किसी देश को, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। और यदि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें वहां पे प्राप्त जितने भी संसाधन होते हैं उसका वो देश दोहन कर सकता है और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधानों को करने का भी अधिकार होता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया। उसके बाद खुला समुद्र होता है। खुला समुद्र में सभी को समान अधिकार होता है, ठीक है। तो ये विभाजन किया गया आपका भारत की समुद्री, भारत यहां तक है, समुद्री अधिकार भी भारत के पास है। 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र तक भारत के पास राइट होता है कि वो वहां के संसाधनों का दोहन कर सके, वहां पे सीमा शुल्क वसूल सके, वहां पे साफ सफाई रख सके, वहां पे नए द्वीप बना सके, वहां पे किसी तरीके के वैज्ञानिक परीक्षण कर सके। ये सारे कार्य कोई भी देश करता है। तो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र और इसके बाद 200 नॉटिकल मील तक आपका समुद्री मील तक आपका ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। बताए कोई मुद्दा हो तो समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल सा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर बहुत सारे फैक्ट तथ्य आपके हो गए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे भी एक आधारभूत क्लास रखूंगा। इसके बाद आपका फिर जो है आगे आप लोगों को फिर आगे के टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार थोड़ा सा